भारत सरकार ने सर के उस काम को एक्सेप्ट किया और 2020 में भारत का एक जो नागरिक सम्मान है पद्मश्री, उससे विभूषित किया गया। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम ऐसे लोगों के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं जिनको धीरे धीरे करके उनके चीजों को आज एक्सेप्ट किया जा रहा है। और मैं अपने प्रतिभागियों को बता दूं कि हिवरे बाजार आज शायद हर लोग परिचित होंगे। दो ही नाम ये जुड़ते हैं, श्री पोपट राव बापूजी पवार जी और हिवरे बाजार, ये दोनों नाम एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। हिवरे बाजार किस लिए? पवार सर के लिए। पवार सर हिवरे बाजार को इतना इन्होंने डेवलप किया, तो ये दोनों जब नाम लिया जाता है तो आज कलेक्टर इसी बात का जिक्र कर रहे थे सर। तो फिर हमने उनसे बाद में मिलके ये बात बताई तो बोले अरे वो तो मेरे रिश्तेदार, वो बोल रहे थे कि आप कभी घूमने आइए। हमने कहा हम घूमे भी हैं, हम बहुत अच्छे मित्र हैं, सखा हैं, जो भी हैं। तो उस जगह को मैं प्रतिभागियों के लिए एक लाइन में, ऐसे जगह को जहां से पूरे लोग पलायन कर चुके थे, घर छोड़ के भाग चुके थे, और आज वहां के कम से कम कितने प्रतिशत, कम से कम जो मैं पुराना एक वीडियो देखा था 80 के करीब के घर के लोग करोड़पति आज हैं। और आज हिवरे बाजार भारत का नंबर 1 जीडीपी का गांव है। वो एक व्यक्ति ने लोगों को साथ में लेके, जो हम बात बोलते हैं आपस में समुदाय को कैसे लेके काम किया जाता है, उसका एक जीता जागता मिसाल आज हिवरे बाजार है। मैं अपने इसी उद्बोधन के साथ मैं सर आपसे आग्रह करूंगा अपनी बातों को आगे रखने के लिए। हम 6:15 तक सर इसको चलाएंगे, 15 मिनट क्वेश्चन आंसर, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स के बाद क्वेश्चन बहुत हैं आपसे जानने और शिक्षा लेने के लिए। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं सर आपको अपनी बात को रखने के लिए सर। चलो, सबको नमस्कार। आज मैं तो आपसे ज्वाइन होने के बाद खुश हो गया, क्योंकि विश्व युवा केंद्र और हिवरे बाजार का एक बहुत पुराना रिश्ता है। युवाओं को देश के डेवलपमेंट सेक्टर में अलग अलग क्षेत्र में किस तरह से जोड़ना चाहिए, ये तो 25 साल से मैं देखते आ रहा हूँ। आदरणीय अजित राय सर ने यहाँ पूरा बता दिया है आपका कि हिवरे बाजार और विश्व युवा केंद्र का रिलेशन क्या है। आज सही में बारिश ही नहीं थी गांव में, और आज ही काफी अच्छी बारिश हो गई। अब तो हर चैनल पर देख रहे हैं महाराष्ट्र के नागपुर की हालात कितनी खराब आई। लगता है जैसा पहला हम उत्तराखंड और गिने चुने एरिया में जो क्लाउड बर्स्ट होने का सबूत देखते थे, महाराष्ट्र में ये नागपुर में चल रहा है। लेकिन आज हिवरे बाजार में भी पिछले 2 घंटे से मूसलाधार बारिश चल रही। हम खुश है कि जो पानी की समस्या तो अभी तक नहीं आई थी, लेकिन अगर बारिश भी नहीं होती तो आगे जाके मार्च अप्रैल में गंभीर पानी की समस्या होती। तो अच्छा हुआ, चलो आज बारिश हो गई। आज विश्व युवा केंद्र ने जो क्लाइमेट चेंज के आधार पर किस तरह से हमें आगे चलना है, ठीक उसका व्यवस्थापन करना है, इसलिए ये जो सर्टिफिकेट क्लाइमेट लिटरेसी सर्टिफिकेट कोर्स किया है यहाँ, मुझे लगता है 3 महीने का कोर्स है। तो इसलिए भारत के कोने कोने से आए हुए सब युवा, कुछ कॉलेज MAW हो, सब आज मेरे सामने है। दोस्त, मुझे भी खुशी इस बात की है, जब मैं 89-90 में गांव के साथ जुड़ गया था, अब पहले एक युवा सरपंच के रूप में गांव में काम करना शुरू कर दिया। उस वक्त तो कोई केंद्र और राज्य सरकार की कोई स्कीम नहीं थी, लेकिन समस्या तो बहुत सारी थी, चाहे वो ड्राउट प्रोन एरिया की हो, चाहे कैनल इरिगेटेड 100%
जो प्रोटेक्टिव इरिगेशन वाला एरिया हो या पहाड़ी इलाका हो या ट्राइबल इलाका हो, तो जैसा कि नॉर्थ में अलग अलग समस्या है, साउथ में अलग है, वेस्ट में अलग है, नॉर्थ ईस्ट में अलग है, लेकिन एक कॉमन फैक्टर एक है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज। लोगों की जन भागीदारी क्या है। चाहे पंजाब की समस्या अलग है, चोरे बाजार की अलग है, लेकिन कॉमन एक है कि पंजाब में ज्यादा पानी के बाद ज्यादा आमदनी आ गई, और ज्यादा आमदनी के कारण सॉइल फील्ड भी खराब हो गई, ग्राउंड वाटर क्वालिटी भी खराब हो गई, और ज्यादा आमदनी के कारण नशा भी आ गई। तो हिवरे बाजार में अलग था, पानी ही नहीं था। जनवरी के बाद लोगों को गांव छोड़ के बाहर जाना पड़ता था, इतनी खराब हालत। 100% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे थे। बहुत कम बारिश होने वाला इलाका है। 5 साल में 2 साल ड्राउट सिचुएशन होती है। सरफेस रॉक है, पथरीली जमीन है, और एक ही इनकम सोर्स था, लोकल लीकर प्रिपरेशन, ड्रिंकिंग, फाइटिंग। इसी कारण ये गांव ब्लैक लिस्टेड बन गया। कॉलेज का तो मेरा दौर काफी अच्छा रहा। जब 12th साइंस कर रहा था तभी स्टेट स्कूल के लिए सिलेक्शन हुआ था। खेलना पसंद किया, प्रैक्टिकल छोड़ दिया, फिर कॉमर्स ज्वाइन किया, एम.कॉम तक पढ़ाई की पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर। क्रिकेट भी अच्छा खेलने का मौका मिला आगे सीनियर में। मैं पुणे यूनिवर्सिटी से ऑल इंडिया रिप्रेजेंट किया हमने, जो ऑल ओवर इंडिया से 10 यूनिवर्सिटी थी, और हमारी इंटर यूनिवर्सिटी चेन्नई में हो गई थी। बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां थी, चेतन शर्मा हो, मनिंदर सिंह जी, मनोज प्रभाकर, बहुत बड़े बड़े नाम। वो तो बाद में इंडिया के टीम में चले गए, मैं गांव में आके पंचायत का सरपंच बन गया। और हम देख रहे हैं कि ग्राम स्वराज में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यही कहा था, चलो गांव की ओर। और आजादी के बाद की पहली जब दिल्ली में मीटिंग हो गई, तब राष्ट्रपिता ने यही बात दोहराई थी कि चलो एक तो बात हमें अचीव हो गई, हम गुलामगिरी से आजाद हो गए। अभी सही आजादी ढूंढने, और आजादी वही है ग्राम स्वराज की आजादी। जो प्रयास राष्ट्रपिता ने महाराष्ट्र के वर्धा डिस्ट्रिक्ट में सेवाग्राम में शुरू किया, एक साइड में आजादी की लड़ाई का नारा और प्लानिंग चलता था। बड़े बड़े हस्तियां वहां के बैठती थी और रुकती थी, चाहे स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल जी हो, वल्लभ भाई पटेल जी हो, सब नेता वहां की बात करते थे, बापू क्या करना आगे। और दूसरी बापू की बात चलती थी, आजादी की लड़ाई तो चलेगी, लेकिन आजादी के बाद की जो लड़ाई है वो हमें सही में लड़ाई लड़नी है। इसलिए ग्राम स्वराज के जो प्रयास उन्होंने वहां किए वो काफी महत्वपूर्ण है। यही बात आजादी के बाद दिल्ली में उन्होंने बताई कि आज एक तो मकसद पूरा हुआ, जो बेहोश है आजादी की लड़ाई में, वो बेहोशी का फायदा उठाओ, और दिल्ली से प्लानिंग नहीं करना, सीधा गांव में चले जाओ, गांव के लोगों को साथ बुलाओ, महिलाओं को पूछो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या करना है, जेंडर इक्वलिटी के लिए क्या करना है, यूथ के लिए क्या करना है, सूखा पीड़ित गांव के लिए क्या करना चाहिए, क्वालिटी हेल्थ, एजुकेशन, सामाजिक सद्भावना, और उसका विलेज लेवल डीपीआर बनाओ, प्लानिंग करो। फिर ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और दिल्ली को बुलाओ। बजट दिल्ली में होगा और सीधा पैसा गांव में जाएगा, क्योंकि लोग प्रामाणिक भाव से काम करेंगे, अपनी भागीदारी करेंगे, क्योंकि आजादी की लड़ाई का माहौल का जो असर है वो उन लोगों को प्रामाणिक भाव से जोड़ के एक अच्छा गुणवत्तादायी काम वहां पर हो जाएगा। कुछ सरकार की कमियां है तो लोग खुद अपनी भागीदारी निभाएंगे।
अगर हम ये सही वक्त पे नहीं कर सके और लोग आजादी की बेहोशी से बाहर आ गए तो इस देश का भविष्य चिंताजनक होगा। तो दोस्तों, यही गलती हो गई हमारी। आजादी के बाद तो बहुत सारे प्रयास हुए, इसी कारण तो यहाँ तक हम आ गए, लेकिन सबसे बड़ी गलती दिल्ली और मुंबई के प्लानिंग में। डिसेंट्रलाइज का प्लानिंग की बात आज भी कर रहे हैं हम, लेकिन सब सेंट्रलाइज। गांव की नीड्स क्या है ये तो प्लानिंग में आई नहीं। अब प्लानिंग सीधा सेंट्रल और स्टेट से हुआ। गांव की जरूरत अलग है और उनकी अलग। एक चला प्रोग्राम आगे आगे आगे, लेकिन 1992 में जब राजीव जी देश के प्रधानमंत्री बन गए तो उन्होंने एक एक्सपर्ट ग्रुप स्थापित किया और कहा कि दिल्ली से निकले हुए 100 रुपए गांव में किस तरह से जाते हैं उसका रिपोर्टिंग। तो हम सब सुनते आए, आज ही सुनते हैं, कल भी सुन रहे थे। 100 में से 15 या 18 रुपए ही गांव में जा रहे, इतना लीकेजेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। तब उन्होंने 73rd अमेंडमेंट गांव के लिए और 74th अमेंडमेंट अर्बन यानी शहरी लोगों के लिए, तो उनको पावर दी है। लेकिन सब दिया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जवाहर रोजगार योजना आ गई, पैसा दिल्ली से ही आ गया, प्लानिंग दिल्ली से ही आ गया। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, उन्होंने इसका अध्ययन किया और एक ढांचा ऐसा बनवाया कि चलो हम 50% पैसा गांव में देंगे, 30% जिला पंचायत को रखेंगे और 20% ब्लॉक को दे देंगे। ये 14 में हुआ। 16-17 में 100% फाइनेंस कमीशन का पैसा गांव में दे दिया। बात एक हो गई कि जब फंड्स आ जाते हैं तो हमें फंड्स यूटिलाइज करने की लिटरेसी होनी चाहिए। जब पैसा नहीं था तो लोग भागीदारी निभाते थे। जब गांव में पैसा आना शुरू हो गया तो बहुत देरी हो गई थी। पैसा गया तो कॉन्ट्रैक्ट ड्रिवन प्लानिंग बनना शुरू हो गया। तो कॉन्ट्रैक्टरशिप तो गलत नहीं है, लेकिन नफा कमाने का परसेंटेज बढ़ गया तो क्वालिटी वर्क नहीं होता। तो हम यही जो गांव की हालत है, आज 2,47,000 पंचायतें हमारे देश, 2,55,000 करोड़ से ज्यादा बजट हर साल, 2,50,000 करोड़ से तो ज्यादा होता है। मनरेगा का अलग है, ड्रिंकिंग वाटर का है, ग्रामीण विकास का, सब देखा। फिर आज भी हमारे हिंदुस्तान में हर स्टेट में गिने चुने गांव चर्चा में। हिवरे बाजार तो पिछले 30 साल में चर्चा में, क्योंकि सातत्य, सस्टेनेबिलिटी है। अच्छा प्रयास होता है गांव में, कई सरपंच प्रयास करते हैं, कई एनजीओ प्रयास करते हैं, कई गवर्नमेंट ऑफिसर प्रयास करते हैं, कोई एमएलए एमपी हो या जनपद प्रतिनिधि हो अच्छा प्रयास करते हैं, या कई बैंकर्स भी अच्छा प्रयास करते हैं। इतना नहीं तो कारपोरेट के लोगों ने भी अच्छा प्रयास किया है। लेकिन जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है और प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी विड्रॉ हो जाती है तो गांव सेम पोजीशन में आ जाता है, क्योंकि जब तक लोकल लीडरशिप वहां स्टैंड नहीं होगी तो आगे की सस्टेनेबिलिटी कभी नहीं आ सकती। समझो मैं आपके गांव में आ गया, 5 साल गांव में रहा, अच्छा प्रयास भी किया, आप सब लोगों ने सपोर्ट भी किया, मेरा अनुभव जो था वो डेवलपमेंट के काम भी आ गया, तो 5 साल के बाद मैं निकल के वापस आ गया। तो इसी गांव में रहते, आपने अच्छा प्रयास किया है, आप थोड़े राजनीति से भी दूर है, आपका गांव छोटा है। मेरा एक 30 साल 35 साल का जो अनुभव है शिवरे बाजार के डेवलपमेंट में, साथ ही में आज 14 साल हो गए मैं महाराष्ट्र स्टेट मॉडल विलेज प्रोग्राम का एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हूँ। मेरे पहले आदरणीय अन्ना जी थे। स्टेट से सेपरेट बजट है,
मेरे अध्यक्ष में स्टेट के करीबन 5 कमिश्नर जो मेंबर्स है, काफी अच्छा प्लानिंग करके हम लोग काम करते हैं। महाराष्ट्र में 100 से ज्यादा गांव में, चाहे वो गढ़चिरोली हो, चंद्रपुर हो, यवतमाळ, जैसा कि नक्सलाइट एरिया भी हो, ड्राउट एरिया हो, काफी अच्छे मॉडल गांव बने। और मुझे जो देखने को मिला है कि काफी अच्छे रिजल्ट, और इसी काम के साथ मैं पूरे भारतवर्ष में घूमता हूँ। भारतवर्ष की IIM, IIT, इतना ही नहीं, जो हमारी देहरादून स्थित मसूरी की IAS अकादमी, लाल बहादुर शास्त्री यानी लबासा, मैं 95 में फर्स्ट टाइम आया था। जब बार बार आना होता है, तभी जब वहां एक फ्रेंड सर्कल बन गया है, तो भारत के कौन से भी कोने में चला गया, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो या जम्मू कश्मीर हो या केरला हो, तो वहां एक अच्छे फ्रेंड IAS, IFS या IRS, IPS मिलते हैं। तो वही अनुभव से चलो आपने जो प्रयास किया कुछ हम भी करेंगे। आज बहुत सारे युवा इस क्लाइमेट चेंज लिटरेसी के सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए आपने ज्वाइन किया। मैं आपका अभिनंदन इसलिए कर रहा हूँ कि मैं बहुत जगह पे घूमता हूँ। आज ज्यादातर एडमिशन, वो तो कंप्यूटर साइंस हो, जहाँ अच्छा पैकेज है वहाँ एडमिशन फुल हो जाते हैं। Good evening, sir. We welcome you to the 11th session of 4 months Climate Literacy Certificate course. And सर को उनके सेशन के लिए इनवाइट करने से पहले मैं सर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन प्रेजेंट करना चाहूंगी। Today we have Dr. Jitendra Kumar Nagar, sir. Sir is the Assistant Professor of Environment in Dr. Bhimrao Ambedkar College, Delhi University. Sir is an environmental scientist and has been working in B.R. Ambedkar College since 2017. Earlier, sir has worked 2 years as a scientist C at Vallabhbhai Patel Chest Institute, University of Delhi, and 4 years worked as research associate in Central Pollution Control Board, Delhi, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, with special engagement of Ganga River projects like NGRBA, Namami Gange, and NMCG with Jal Shakti Ministry. He is also working as an environmentalist and Secretary General of the National-Based Society, Environment and Social Development Association since 2004 to work for protection of environment and social development. He has received more than 15 reputed awards, including NESA Environmentalist of the Year 2017, Scientist of the Year 2018, GSI Person of the Year 2018, River Conservation, Paryavaran Prahari, Shri Sundarlal Bahuguna Paryavaran, Vibhushan Award 2022, Green Leadership Award, JP National Award 2022, etc. Sir, it is a great opportunity for all of us that you have joined today's session and you will be sharing your experience with us. Sir, we welcome you. Over to you, sir. Okay, thank you. First of all, I'm very thankful to wish your Parishad to invite me, special Ajit ji, and give this opportunity to address this session with the participants who are joining and studying a certificate course. Really, I'm very obliged due to some prior work or I forget the session and I could not prepare this session as a best way, जैसा कि हम लोग करते हैं लेक्चर का प्रॉपर PPT और ये वो, but I will try to cover all the aspects and my responsibility that is given by your committee, especially role of national and international agencies for the environmental conservation, for the climate change and environmental protection. And I will try to speak in mix Hindi और English. अजीत जी स्पेशल बोल रहे थे कि
सभी जी। तरीके के पार्टिसिपेंट है। तो हम कोशिश करेंगे दोनों भाषाओं में। कुछ एजेंसीज के नाम इंग्लिश में ही हैं और उनको हम जी। इंग्लिश में ही जानते हैं, तो उनका हम अनुवाद नहीं करेंगे। तो क्योंकि थोड़ा मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जहाँ तक बात है एनवायरमेंट की, आपने सेशन किए भी होंगे, लेकिन रियली आई एम वेरी हैप्पी कि विश्व युवक जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इट इज वर्किंग ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इट इज मतलब thinking about the climate change literacy, today, like if you listen in the G20 summit, yeah, any other conferences, any meet, any summit, today the climate change is the biggest problem and biggest challenge in front of the human being. और दुनिया में अगर हम देखेंगे कि जो जलवायु परिवर्तन है या वैश्विक तापमान है, या जिस तरीके से प्रकृति का तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो क्योंकि सभी जीव जंतुओं की अपनी एक निश्चित एडेप्टेशन एक पावर होती है, किसी भी चीज को सहने की क्षमता। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आने वाले समय में हम बहुत बड़ी आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं, बहुत सारी बीमारियां, और जैसे कि फूड इनसिक्योरिटी, खाने की कमी, और आपका जो माइग्रेशन, ये सब हम लोग देख सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, उसके काफी इम्पैक्ट है। मैं उनमें नहीं जाऊंगा क्योंकि क्योंकि जब ये पूरा कोर्स डिजाइन किया होगा तो सबका अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी अजीत जी और उनकी टीम तय किए होंगे। क्योंकि प्रॉब्लम है तो इसमें बहुत मतलब अच्छी बात भी है कि इंसानों ने ही ये प्रॉब्लम, क्योंकि टोटली द ऑल द प्रॉब्लम इंक्लूडिंग एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइटेशन या लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो मैक्सिमम सब एंथ्रोपोजेनिक है। इंसानों के द्वारा दी गई सभी ये क्रियाकलाप से ये सब तय हुआ है। और ये एक हमारी ही मॉरल ड्यूटी है, मतलब हमारी, मतलब सभी इंसानियत की एक ये मॉरल ड्यूटी है कि हम उस पर काम करें। अगर हम चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन को हम एक बेहतर वातावरण, बेहतर प्रकृति, बेहतर पर्यावरण देना चाहते हैं, तो उनके लिए हम काम करें। और जब हम देखते हैं छोटी बड़ी लोकल से लेके नेशनल और इंटरनेशनल की, जब हम बात करते हैं कि हमारे सामने वर्तमान में समस्याएं तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो सबको, मतलब जिसके अंदर सब कुछ निहित है, तो वो क्लाइमेट चेंज ही है, जलवायु परिवर्तन है। क्योंकि और लेकिन उसके सोर्सेस अगर जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे आसपास से होकर ही जाते हैं, क्योंकि एयर पॉल्यूशन का बहुत बड़ा रोल क्लाइमेट चेंज में है। ग्रीन हाउस गैसेस जो निकलती हैं, अगर हम ये बात करते हैं कि आर मेट्रोपॉलिटन सिटीज इज फेसिंग ए ट्रबल of the air pollution, and our air quality is totally contaminated, especially Delhi NCR। You see, after 1 month, अक्टूबर से ये सब स्टार्ट हो जाएगा और दिल्ली एनसीआर पूरी तरीके से एक हॉट टॉपिक होगा मीडिया में कि हमारा पॉल्यूशन, और हमारी कैपिटल भी वर्ल्ड में मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है। ठीक है। तो इस तरीके से जब हम सारी चीजों को देखते हैं तो ये सब क्लाइमेट चेंज के ही परिप्रेक्ष्य में जाती है। अब क्योंकि हम बात कर रहे थे कि जब जब हम ही इसके गुनहगार हैं और हम ही कल्प्रिट है, हमारी वजह से प्रॉब्लम है, तो ये हमारी ही एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इस पे काम करें। और ये एक काम स्टार्ट हुआ है कि सर्टिफिकेशन कोर्स हैं, आप आए हैं, काफी पार्टिसिपेंट, हो सकता है बहुत सारी चीज आप जानते नहीं होंगे, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट को भी बोलता हूँ कि जानना और उसके प्रति जागरूक या सहनशील होना, ये बड़ी बात है। जैसे मैं जानता हूँ, आई नो कि मैं कहीं जा रहा हूँ, मैंने देखा कि कोई भूखा व्यक्ति है और वो बैठा हुआ है, तो आई नो अबाउट हिम कि ही इज हंग्री, या किसी को कोई परेशानी मैंने देखा, मैं जान गया, ये ठीक है। अगर इफ आई हैव सम सेंस और मैं सहनशील हूँ उसके प्रति, तो मैं उस गरीब व्यक्ति की कुछ मदद करूंगा, ठीक है, उसको खाना खिलाऊंगा, ये सब करूंगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वी नो एवरीथिंग कि ठीक है ये गलत है, ये सही है एनवायरमेंट, लेकिन हम अभी भी, हमारे अंदर जो एक मतलब सेंसिटाइजेशन जो होना चाहिए, एडुकेशन, अवेयरनेस,
एंड सेंसिटाइजेशन, जो हमारे यूथ में जिस तरीके का एक उनके व्यक्तित्व में जो बात आनी चाहिए वो तब तक नहीं आएगी, तब तक वो उसके लिए कुछ प्रयास नहीं करेंगे। कि आपने देखा कि आप कहीं जा रहे हैं, आपने देखा कि कुछ भी आपने मार्केट से खरीदा, खाया और कूड़ा करके फेंक दिया, ठीक है। लेकिन एक या कि आप जागरूक है, ठीक है, और आप संवेदनशील है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे, दूसरों को रोकेंगे। तो इट मीन्स ओवरऑल कि हमें एक संवेदनशील और जागरूक नागरिक बनना है, पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी तय करनी है। इसी तरीके से दुनिया में इंसानों ने काफी इसके प्रति एफर्ट किए हैं, और दे एस्टैब्लिश सम ऑर्गेनाइजेशन, सब एजेंसी, सम कन्वेंशन, एंड दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड सम वर्क टू प्रोटेक्ट आवर नेचर, टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट एंड टू मिटिगेट द क्लाइमेट चेंज। तो उन्हीं के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि नेशनल इंटरनेशनल है, और मैं खाली क्लाइमेट से नहीं, पूरे पर्यावरण के बारे में कि जो जो काम कर रहे हैं। और सबसे पहले अगर हम देखें, एक मिनट में एक पीपीटी है, अगर ये शेयर हो पाएगा तो एक सेकंड। ज्यादा नहीं, मैंने सिर्फ नाम ही लिखे हैं कि जिससे मैडम दिखाई दे रहा है कि पीपीटी आया? जी सर, दिख रहा है। आ गया, वेरी जी। गुड। ये कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, पहले हम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज की बात करेंगे। काफी सारी है इसमें, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले जैसे यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है। उसके बाद 1972 में जब हमारा फर्स्ट स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो उसमें दो बड़े कन्वेंशन हमने किए थे, और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएफसीसी बोलते हैं, और उसी में यूनाइटेड नेशंस का कन्वेंशन था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का। ठीक है, ऐसे यूएन का, क्योंकि इसमें एक बात और बहुत अच्छी है जो मैं अप्रिशिएट करूंगा, कि मैक्सिमम जो वर्क है हमारे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, वो सब यूनाइटेड नेशंस के द्वारा किया गया है। अमेरिका की इसमें जो भागीदारी है वो बहुत ही कम है और सीमित है। उसने कोशिश की, स्टार्टिंग में बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने सदा, मतलब मैं बहुत फ्रेंकली स्पीकिंग में इस मतलब मन से कहना चाहूंगा कि उनका रवैया और उनका नजरिया बहुत अच्छा नहीं है हमारे जो ग्लोबल एनवायरमेंटल इशूज हैं। कि और पीछे जो क्लाइमेट चेंज पर, अगर आप दूसरे नजरिए से देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे ज्यादा अगर किसी देश का हाथ है तो वो अमेरिका है। मतलब आप देख सकते हैं कि कहने का मतलब ये है कि इस बीमारी को पैदा करने में, इस बीमारी को फैलाने में, क्लाइमेट चेंज को करने में, या वातावरण को, हमारे पूरी एयर क्वालिटी को खराब करने में जो सबसे बड़ा रोल है वो अमेरिका का है। और उसको नियंत्रित करने में जो भागीदारी है वो भी सबसे कम अमेरिका की है। नीचे ट्रम्प ने तो मना ही कर दिया था कि क्लाइमेट चेंज जैसी चीज कुछ नहीं है, लेकिन उनकी एक एजेंसी है जिसने शुरू में बहुत काम किया, और अभी बाइडेन के आने से भी काफी काम स्टार्ट हुआ है। ऐसे ही कुछ यूएन कन्वेंशन ऑन कम्बेट डेजर्टिफिकेशन है, ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी है, ग्रीन क्लाइमेट चेंज, ग्रीन पीस, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है, और जो सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज वर्किंग फॉर द, मतलब ऑन द क्लाइमेट चेंज, इज इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी। ऐसे ही जैसे आप देखेंगे, जो मैं कह रहा था कि यूनाइटेड नेशंस का इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव एंड वर्ल्ड बैंक। इनका कुछ का थोड़ा सा हम एक ब्रीफ, क्योंकि एक कोर्स की बात है तो खाली ये कोई भाषण की तरह ना हो जाए। तो सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, इसकी अपनी एक हिस्ट्री है और एक बड़ा इनिशिएटिव भी है जो मतलब रियली वी शुड अप्रिशिएट। वैसे तो पर्यावरण का अगर आप इतिहास देखेंगे इन द केस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, वो करीब, मतलब अगर हम मैं इंडिया की बात करूं तो सम्राट अशोक जो थे
he was the first biodiversity conservationist और वाइल्ड लाइफ एक सपोर्टर थे, जिन्होंने उस समय पे मतलब हंटिंग पे रोक लगाई थी। ये मतलब अब से करीब 2500 साल पुरानी बात है। पर आज की डेट में अगर हम देखें कि जब से दुनिया में स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ और विज्ञान ने थोड़ी तरक्की की, तो हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस भी स्टार्ट हुआ। जिस दिन से डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुआ इस दुनिया में, उसी दिन से हमने अपने जो एनवायरमेंट है उसको डिग्रेड करना स्टार्ट कर दिया। तो आपको पता होगा कि आफ्टर इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, द इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज स्टार्टेड इन द मतलब फॉरेन कंट्रीज, स्पेशली ब्रिटिश एम्पायर था तो उन्होंने भी लंदन में बहुत ज्यादा किया। और आपको पता होगा, कुछ को मैं सुना भी होगा, द फर्स्ट बिगेस्ट एयर ट्रेजेडी इन लंदन एज ए लंदन स्मॉग 1952, 1952 में सबसे बड़ी एक एयर ट्रेजेडी हुई थी, जिसमें दिसंबर का महीना था और स्मॉग बना। स्मॉग आपका फॉग और स्मॉग से बनता है, तो सर्दी का मौसम था। स्मॉग बहुत ज्यादा, रात दिन इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहे थे, कोयले को जलाया जा रहा था और बहुत तेजी से सब औद्योगिकरण तेजी से चल रहा था। किसी को आइडिया नहीं था कि कभी एयर में भी इस तरीके से होगा। और फॉग था, वो स्मोक बना, हमारी जो एयर थी वो गैस चैम्बर की तरह कन्वर्टेड हो। और क्या हुआ, द एयर एयर जो थी लंदन की, इट इज कन्वर्टेड एज ए गैस चैम्बर। और द पीपल ऑफ द लंदन द फेस्ड डिफिकल्टी टू रेस्पिरेशन, और उनको सांस लेने में दिक्कत हुई, हजारों लोग मर गए। ये डाटा है कि 12,000 से ज्यादा लोग उसमें मारे गए। तो ये फर्स्ट टाइम था कि जब पूरी दुनिया को सोचना पड़ा कि इस तरीके से कुछ हमें पर्यावरण से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो भी अपने आप में बाद में जाकर क्लाइमेट चेंज के लिए ही उसका रोल हुआ। दूसरा जो एक रेवोल्यूशन है, अगर मैं यूएस की बात करूं, जहां से ये यूनाइटेड स्टेट प्रोटेक्शन एजेंसी का निर्माण हुआ, एक बुक आई थी 1962 में, ये रेचल कार्सन ने लिखी थी, साइलेंट स्प्रिंग, and they describe the impact of pesticide on the human being, on the birds and animals। और इस बुक ने पूरी एक रिवोल्यूशन पैदा किया था यूएसए में, पूरी दुनिया में। और उस समय, क्योंकि मैंने बताया ना कि पहला जब डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, डेवलपमेंट भी वो कैपिटलिस्ट वाला था कि दे वांट मनी, मोर एंड मोर मनी, मोर एंड मोर प्रॉफिट। जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो फिर हम सिर्फ प्रोडक्शन पर ध्यान देते हैं, उसके इम्पैक्ट की बात नहीं करते। तो पहले एयर वाला एपिसोड थे, अलग अलग जगह हो रहे थे। और फिर क्या हुआ कि एग्रीकल्चर में भी ज्यादा प्रोडक्शन के लिए दे आर यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड। तो उसके जो इम्पैक्ट हो वो इस बुक में बताया गया, दुनिया को पता चला, और एकदम बड़ा मूवमेंट अमेरिका में स्टार्ट हुआ। और उसी का नतीजा था कि जुलाई 9 1972, सॉरी 70, द प्रेजेंट दैट टाइम प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने ये एक एजेंसी प्रपोज की। और फिर ये जाके ऑपरेशन में 1970 में ही दिसंबर में ये स्टार्ट हुआ। तो वी आर थैंकफुल टू प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन कि उन्होंने इसको बनाया। और इसको वॉशिंगटन डीसी में इसका क्वार्टर, मतलब हेड क्वार्टर है, 27-28 लेबोरेटरी हैं, एंड दे वर्क फॉर एनवायरमेंटल असेसमेंट, रिसर्च एंड एजुकेशन। और बड़ा आप इनकी वेबसाइट देखेंगे, काफी दे आर वर्किंग ऑन द environmental issues, and they also work for the industries and all level of मतलब government issues और pollution prevention and water conservation। तो इस तरीके से ये एक एजेंसी है। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं, जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, कि जब 19 पहला जब हमने कॉन्फ्रेंस की, द फर्स्ट जो एक था 1972। यहाँ मैं एक थोड़ा इंडिया का भी बात करना चाहूंगा कि इंडिया में भी काफी क्रांति उसी के बाद आई। उसमें काफी जो देश के प्रेसिडेंट थे या देश के रिप्रेजेंटेटिव थे, प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति, तो 1972 का जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस था उसमें सभी आए, और उसमें हमारे देश से लेट प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी भी गई थी। एंड शी वाज हाईली इंस्पायर्ड बाय दिस कॉन्फ्रेंस, और उन्होंने आके इंडिया में काफी काम किया। बहुत सारे एक्ट, उसी के बाद हमारे यहाँ वाटर एक्ट, एयर एक्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, वाइल्ड लाइफ एक्ट, बहुत सारे। एंड दे आल्सो अमेंडमेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि उससे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, मैं थोड़ा दूसरी तरफ जा रहा हूँ,
आ गया दिमाग में कि जब हमारा देश आजाद हुआ था और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, यानी एट द 26 जनवरी 1952, दैट टाइम देयर नो एनी वर्ड ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड पॉल्यूशन, कोई भी ऐसा एनवायरमेंट वर्ड ही नहीं था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जब एनवायरमेंट का वर्ड नहीं था, जस्ट लाइक इक्वेलिटी एंड फंडामेंटल राइट्स और जस्टिस, ये सारी चीजें थी। तो ये फिर 42 अमेंडमेंट हुआ, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने करा, इसलिए हम उनको एक बहुत अच्छे एनवायरमेंटलिस्ट के नजरिए से भी देखते हैं। और हमारे यहाँ आर्टिकल 48 एयर आर्टिकल 51 AG बना। तो आर्टिकल 48A कहता है कि स्टेट, स्टेट मीन्स सरकार को, स्टेट, द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट, वाइल्ड लाइफ एंड वाटर बॉडीज। और हमारे लिए कहता है आर्टिकल 51G कि दिस इज ए फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। जैसे फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर, वाइल्ड लाइफ। ये यानी हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है, हमारा ये जो जैसे हमारे फंडा मॉरल, हमारी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है कि हम अपने पर्यावरण के लिए काम करें। तो ये भी एक जानना जरूरी था आगे। तो ऐसे ही इसमें जब दूसरी कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसमें हमारे 1992, जिसको हम पहला पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, उसमें बहुत सारे इशू थे। क्लाइमेट चेंज भी था, बायोडाइवर्सिटी भी था, डेजर्टिफिकेशन भी था, और भी सारे थे। और ये बहुत सक्सेस थी क्योंकि इसमें मतलब 172 प्लस लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो उसी समय इस कन्वेंशन में कि भाई एक तरफ का हमें फ्रेमवर्क करना है, और 1995 को इसका सेक्रेटरीट बना, इट लोकेटेड इन जर्मनी। और इसका जो मुख्य काम है वो ये है कि इट सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल जो 1992 में थी, पेरिस एग्रीमेंट जो भी 2015 में हुई, जिसमें हमने सस्टेन डेवलपमेंट गोल। तो ये जो फर्मवर्क है, जिसके हर साल कॉप की मीटिंग होती है क्लाइमेट चेंज को लेके, और हमारा जो कोर्स है वो इससे काफी रिलेटेड है। इसकी कॉप की मीटिंग होती है, मतलब पार्टी ऑफ द हिट, उनकी मीटिंग्स में क्या क्या निकलता है, तो वो सारा चीज इसमें है। और यूनियन, तो इसमें मतलब क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंसेस, उनके पैक्ट, पैक्ट इम्प्लीमेंट ऑफ पेरिस एक्ट, क्योंकि प्लस पेरिस एक्ट ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम मिटिगेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस और इन सब की हम लोग बातें कर रहे हैं, उनको कम करने की हमारी कोशिश है कि किस तरीके से हम मतलब वी कैन मिटिगेट एंड कंट्रोल ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। और CDM, क्लाइमेट डेवलपमेंट मैकेनिज्म, कार्बन न्यूट्रलिटी, ये सारी चीजें, जीरो कार्बन, नेट जीरो, ये सब नए नए कॉन्सेप्ट है दुनिया में क्लाइमेट से कम कम करने के लिए। कुछ इसमें बिजनेस पॉइंट भी है जो कॉर्पोरेट कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल काफी कुछ है। तो ये सारे ये सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया में हर तरीके से इसका एक एडुकेशन और अवेयरनेस के लिए काम करते हैं। और जो भी पार्टीज होती है, उनके क्या क्या इशू हैं, उनको किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हर साल सभी मतलब प्राइम मिनिस्टर या जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है वो जाते हैं और अपने देश का, तो 2030 तक हमें काफी कुछ चेंज करना है। तो एक ये है आपका, दूसरा है इसी के ड्यूरिंग, क्योंकि वो बड़ा समिट थी, अर्थ समिट थी, रियो de जेनेरियो में थी। तो पैरेलल वी आल्सो make United Nations Convention of Biological Diversity. That is main theme is, due to anthropogenic activities, there is a मतलब lot of species is then extinct या under threat या present as a rare, या तो वो खत्म हो गई हैं या खतरे में हैं या बहुत कम मात्रा में है। उसी को ध्यान में रखते हुए ये भी तय हुआ कि हमें अपनी जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी को भी बचाना है। और उसके लिए 90 मतलब 196 कंट्रीज, जिन्हें हम पार्टी बोलते हैं, उन्होंने इस पे साइन किया है। इंडिया इज आल्सो पार्टी ऑफ दिस कन्वेंशन एंड रेटिफाइड इन 1994। और हमारे यहाँ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट भी बना 2002 में, जिसमें आप देखेंगे कि जो हमारे नेशनल पार्क है, जूलॉजिकल पार्क है, उनके लिए अलग अलग से
कई कानून बने हैं, और आपके वाइल्ड लाइफ एक्ट है जिसमें आप हंटिंग नहीं कर सकते, और अलग अलग से टाइगर अथॉरिटी है, टाइगर कंजर्वेशन, एलिफेंट कंजर्वेशन, वो सारी चीजें इसमें बनी। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ओजोन लेयर के लिए था, उसका सेक्रेट कनाडा में है। उससे भी तो 1992 और समिट, ये जो सबसे बड़ा लैंडमार्क है, दैट इज नंबर 1 यूएनएफसी से, जो हमारा क्लाइमेट चेंज के लिए, दूसरा आपका यूएनसीबीटी। इसमें मैक्सिमम मतलब मोर देन 150 कंट्रीज के जो लोग थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने उसके लिए सहमति दिखाई और वो तैयार हुए। तीसरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं जो पॉपुलर है उन्हीं की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF। पहले उस इसका नाम था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसको WWF बोलते थे। हमारे दिल्ली में भी लोधी रोड पे इसका एक ऑफिस है। तो दिस इज ए बेसिकली इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे जो कुछ हमारे यहाँ जो इंडिया में हम उन्हें एनजीओ बोलते हैं, ऐसे ये इंटरनेशनल एनजीओ है। इट वाज फाउंड इन 1961 एंड working in the field of wildlife preservation and reduction of human impact on environment. They are especially working on wildlife प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। जो भी हमारे वन्य जीव हैं, मैंने कई आपका ये नेशनल पार्क को विजिट किया, और मैंने देखा है कि वाइल्ड लाइफ, WWF का एक सिग्निफिकेंट रोल है टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, और उनके पास फंडिंग है, काफी बड़े लेवल में फंडिंग देते हैं। जिम कॉर्बेट में मैंने देखा कि इनके कई सारे प्रोजेक्ट चलते हैं, और जिस भी देश में इनको लगता है कि ह्यूमन इंटरफेरेंस ज्यादा है एनवायरमेंट के ऊपर, और या वाइल्ड लाइफ कोई खतरा है, तो ये वहाँ स्पेशल काम करते हैं। और 100 कंट्रीज में काम कर रहे हैं, और इनका काफी बड़ा ग्रुप भी है। दे हैव ए मतलब सपोर्टिंग अराउंड 3,000 कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट। काफी पैसा देते हैं, और ये पैसे को डोनेट करते हैं। कभी कभी आप इनका देखते होंगे कि थीम आती है कि अर्थ आर करके, कि हमें एक दिन लाइट नहीं चलानी, ठीक है। और कभी कुछ ना कुछ ये लोग ऐसा एक्स्ट्रा मतलब बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज करते रहते हैं। और इनका जो मेन एरिया है, फूड, क्लाइमेट, फ्रेश वाटर, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड ओशन, अब इनका काफी एक्सटेंडेड है। और हेडक्वार्टर इन स्विट्जरलैंड। आप कहीं अगर गूगल पे भी देखेंगे, WWF पे भी लिखेंगे, तो अब थोड़ा इन्होंने नेचर जोड़ दिया है इसमें। WWF के नाम को कुछ थोड़ा इशू था, बट इट इज अ वेरी फेमस and really very nice organization that is working for the protection of environment. ऐसे ही especially for the climate change, when मतलब the scientific community was assist about the climate change problem, and after the 1985, इसका एक हिस्ट्री भी है कि 1985 से पहले जो एक एवरेज टेम्परेचर था पिछले मतलब सैकड़ों सालों में, वो लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड करके आता था। अब जैसे जो वर्ल्ड के मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं, इतना था। लेकिन आप हमने देखा 1985, क्योंकि जो इमिशंस का इंक्रीज ऑफ इमिशंस बाय द इंडस्ट्रीज स्टार्ट हुआ था, आपका मैं बता रहा था कि 1952 में एक एयर पेस्ट्री भी हुई थी। तो लंबे समय से जो काम हो रहा था, उससे दो तीन एयर से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। एक तो ये क्लाइमेट वाला कि टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा, और हमने देखा कि ग्लोबल वार्मिंग धीरे धीरे हो रही है, ग्रीन हाउस गैस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। दूसरा ओजोन वाला था कि ओजोन लेयर में थोड़ा वो थिन हो गए, हॉल टाइप। इसी के लिए दो बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, देखो अब मैं कह रहा था कि यूएन ने सबसे ज्यादा इसमें रोल लिया है। टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएन, नंबर 1 वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल आपका ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, UNEP, ठीक है। दे स्टार्टेड इस्टेब्लिश इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC, इसको स्टैब्लिश किया। और इन्होंने इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड, एंड की फंक्शन इज प्रोड्यूस द रिपोर्ट that support by the United Nations framework of climate change, जो हमने अभी बात की कि उससे जो काम स्टार्ट हुआ था, उसी की सपोर्ट में
या उसकी सपोर्ट से ये एजेंसी चलती है, और इसमें अलग अलग देशों का ये एक प्रकार से समूह है। और इन्हीं के काम के लिए इन 2007 Nobel Peace Prize was shared in two equal parts between IPCC and an American environmentalist। उस समय के जो वाइस प्रेसिडेंट थे अमेरिका के 2007 में, उनको और आईपीसीसी के चेयरमैन पचौरी को ये कंबाइन नोबेल पीस प्राइज मिला। तो आप समझ सकते हैं इट इज अ वेरी रेपुटेड, और हर साल इनकी रिपोर्ट आती है। इनका काम सिर्फ इतना, मतलब दे आर नॉट डूइंग एनी रिसर्च एनी एनीथिंग एल्स, दे आर ओनली, मतलब जो एक डाटा है, जो रिसर्च है, या क्या जो चीजें हैं या जो हाइपोथेसिस है फॉर द फ्यूचर, उसको ये पब्लिश करते हैं। और इन्हीं का ये कहना है कि आने वाले जो नेक्स्ट 100 ईयर्स हैं, उसमें जो बहुत सारे आपके आइलैंड है, या जो आइलैंड सिटी है, आइलैंड है, जैसे लाइक मालदीव, मालदीव कंट्री इज ए कंट्री ऑफ आइलैंड। आई हैव आल्सो विजिटेड 2 टाइम। तो उसमें हजारों आइलैंड है, और वो कंट्री भी खुद माले जो आइलैंड में ही बसा हुआ है। तो ऐसे देशों के लिए बहुत खतरा है, और काफी आइलैंड मतलब वो डूब सकते हैं। इट विल बी सबमर्ज्ड इन द ओशियन। या जो मेट्रो सिटीज है नियर बाय द ओशियन, जैसे मुंबई है आपका, ठीक है, गोवा है, या बेंगलोर है, बहुत सारे ऐसे सिटी है, केरला के कुछ सिटी है, तो उनको काफी खतरा हो सकता है। तो ये रिपोर्ट करते हैं, और इनका काफी मतलब साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देना, असिस्ट करना एक काम है। दूसरा हम बात कर रहे थे आईयूसीएन, जो इसमें भी आया था कि ये लोग जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इट इज अ वेरी ओल्ड एंड लार्जेस्ट मतलब ऑर्गेनाइजेशन that is enacted by the United Nations, and it was founded in 1948 and headquarter जिनेवा, ज्यादातर जिनेवा और स्विट्जरलैंड में ही है। और द की फंक्शन इज स्पेशली कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी एज ए सेंट्रल मिशन। और आईयूसीएन रेड लिस्ट, अगर आप बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे, अगर बहुत सारे, अगर कोई जिनकी बैकग्राउंड इससे रिलेटेड होगी, तो जो बायोडाइवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, जब हम we discuss about the loss of biodiversity, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि कितने स्पीसीज की एक्चुअल में स्टेटस क्या है। तो ऑल द स्पीसीज स्टेटस इज एस्टैब्लिश डिजाइन बाय द आईयूसीएन। और इन्होंने एक रेड लिस्ट बनाई है कि कितने स्पीसीज अंडर थ्रेट है, कितने स्पीसीज रेयर हैं, और कितने स्पीसीज ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो गए, वो मतलब खत्म ही हो गए दुनिया से। तो ये इनकी एक लिस्ट है, इसको हम रेड लिस्ट के नाम से जानते हैं। और ये एवरी ईयर ये भी अपना जो उसमें इम्प्रूवमेंट होता है, जो भी कुछ भी ऐड करना होता करते रहते हैं। लेकिन इट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट लिस्ट फॉर द ऑल एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट एंड एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हु आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। और काफी ये पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, काफी काम करता है, और इनका 100 कंजर्वेशन प्रोजेक्ट रनिंग ऑल ओवर वर्ल्ड। और इसके ऑब्जर्वर स्टेटस ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और हम भी इसके 1969 में इंडिया वॉज द मेंबर, मतलब एज ए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। और हमारे यहाँ भी इनका ऑफिस 2007 में नई दिल्ली में स्टैब्लिश हुआ है। ओके, दूसरा ये था आपका आयुषन। दूसरा है यूनाइटेड नेशंस का एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इट वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द वर्ल्ड, जो आपकी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट। तभी से तय हुआ था कि एवरी 20 ईयर यूएन विल ऑर्गेनाइज एट समिट। तो जो 1972 हुआ, फिर 1992 हुआ, फिर उसके बाद 2012 में, और फिर 22 में, ये सब चल रहा है। तो इसकी स्टैब्लिशमेंट हुआ, दैट ऑफिस इज केन्या, एंड इट कोऑर्डिनेट यूएन एनवायरमेंटल एक्टिविटीज, assessing developing countries and implementing environmental sound policies and practice. And it has also been active in funding and implementing environment related development project। ये क्या है, जो बड़ी बड़ी एजेंसी हैं, चाहे आईयूसीएन है, यूएनईपी है, डब्ल्यूएमओ है, और ये सब फंड भी देते हैं ऐसे देशों को, ऐसे लोगों को,
जो पर्यावरण के लिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए किसी भी एंगल से काम कर रहे हैं। और ये एक, इट इज आल्सो वन ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर द ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी एंड द मल्टीलेटरल फंड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमारा भी काम कर रहा था आपका क्या नाम है, ओजोन के लिए। तो इसको ये भी अपनी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, दैट नेम इज ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट। ऐसे ही फिर ये दिस इज नॉट ए प्रॉपर एजेंसी, बट वर्ल्ड बैंक क्या है कि इट वाज फाउंडेड इन 1944 स्पेशली एज ए इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक का वैसे तो मेन काम है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर ऑल ओवर वर्ल्ड, बट हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से वर्ल्ड बैंक वर्किंग फॉर द पॉवर्टी, फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फॉर द एजुकेशन एंड फॉर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। मैं नमामि गंगे में था, तो जो उस समय नमामि गंगे में जो काम था, सॉरी, आई वाज जॉइन फर्स्ट एज ए NGBRA, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, दैट वाज established by मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर। तो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी बनी, तो उस समय हमें पता चला था कि काफी फंड हमें वर्ल्ड बैंक से मिला है अपनी जो प्राइमरी रिवर है इंडिया की, उसको रीजोनेट करने के लिए और जो उसकी इकोलॉजी को बचाने के लिए। ऐसे में और बहुत सारे प्रोजेक्ट भी देखता हूँ जिसमें वर्ल्ड बैंक या जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है उसमें बहुत बड़ा पैसा वर्ल्ड बैंक का। तो वी शुड आल्सो नो अबाउट द वर्ल्ड बैंक, एंड नाउ द वर्ल्ड बैंक इज वर्किंग टू अचीव द मेन गोल, SDG गोल बाय द 2030। और उसके लिए इन्होंने काफी पैसा भी खर्च कर रहे हैं, जो गरीब कंट्रीज है उनको पैसा देना, के लिए काम करना। और अगर कुछ भी हम करते हैं तो वर्ल्ड बैंक के मतलब एक उसको माध्यम बना के कि जैसे अगर हमें क्लाइमेट चेंज में काम करना है तो वर्ल्ड बैंक में जो भी डेवलप कंट्री है वो पैसा देंगे, फिर वो डेवलपिंग के लिए पुअर कंट्रीज के लिए जाएगा। तो इट इज अ सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द गोल्स ऑफ सस्टेन डेवलपमेंट गोल बाय 2030। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे। और भी कुछ हैं, मतलब कंट्री वाइज, जैसे आप देखेंगे एवरी कंट्री, मैक्सिमम कंट्रीज हैव इट्स एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, एनवायरमेंटल एजेंसीज जो लोकल लेवल पे काम करती हैं। जैसे हम अपने देश की बात करेंगे, पहले हम इसको खत्म करते हैं, ठीक है। अब मैं अ, ये एक लास्ट स्लाइड है जो मैंने, इसमें बहुत डिटेल में नहीं गया क्योंकि इनको मतलब आप जानते हैं, समझते हैं। तो हमारे यहाँ भी इंडिया में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, और नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, उनके कुछ नाम भी मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि आफ्टर 1972 मतलब अटेंडेड बाय द लेट प्राइम मिनिस्टर स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, तो उन्होंने आके इंडिया में बहुत ही मतलब एक रिवोल्यूशनरी काम स्टार्ट किया। और जो भी प्रॉब्लम थी इंडिया में उनको करने के लिए, तो हमारे यहाँ इससे पहले वी हैव नो एनी रेगुलेटरी बॉडी, जैसे USEPA है या कुछ भी है अपनी कंट्री का, वी हैव नो एनी बॉडी, मतलब गवर्नमेंट बॉडी दैट वर्किंग स्पेशल फॉर द एनवायरमेंट या पॉल्यूशन या। तो 1974 में वी इनेक्टेड ए लॉ, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, मतलब वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1974। जब हमने ये बनाया तो इसी में हमने, कि आप एक्ट तो बनाते, कानून बनाते, लेकिन हु विल इम्प्लीमेंट दैट, व्हाट विल बी द एजेंसी। आपने कोई क्रिमिनल क्राइम का कानून बनाया तो यू हैव ए पुलिस, लेकिन आप एनवायरमेंट के लिए कोई कानून बना रहे हैं तो उसके लिए कौन इम्प्लीमेंट होगा, कोई एजेंसी। तो टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ एक्ट फॉर द रेगुलेशन या इम्प्लीमेंटेशन, द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल was founded या enacted या established during this act। तो ये कई बार ये क्वेश्चन होता है कि इसको हम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहते हैं। दिस इज ए बॉडी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसके काम ये डिसाइड किए गए कि एक ऐसी बॉडी होगी जो केंद्रीय लेवल पर केंद्र सरकार के अधीन हमारे
जल प्रदूषण को बचाने के लिए या उससे जुड़े मुद्दों के लिए अगर कोई भी रिपोर्ट आती है, या जो वाटर से पॉल्यूशन होगा, जैसे आप कैसे कह सकते हैं कि ये वाटर पॉल्यूटेड है या वाटर क्लीन है? यू हैव सम स्टैंडर्ड, कुछ तो आपके पास हो कि इसमें इतना बीओडी है, इतना सीओडी है, इतना टीसीएस है। तो इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव ड्यूटी ये भी थी कि सीपीसीबी विल डिजाइन द स्टैंडर्ड फॉर द वाटर। अभी मैं वाटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए इसको काम है, और इसमें ऑफिसर्स का सारा तो ये बोर्ड बना, और ये पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए काफी अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे ही फिर दूसरा एक्ट आया, अगर हम इसकी बात करें, स्टेट लेवल पे काम करने के लिए बना स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब क्योंकि हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है, सब कुछ आप सेंटर से नहीं चला सकते, तो जैसे एक तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बना, ऐसे ही राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बना, एवरी स्टेट ये है। और सेम जैसे जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का काम था, वही राज्य नियंत्रण बोर्ड का काम हुआ कि अगर सपोज आपने कोई कंप्लेंट की या कोई बड़ा इशू है सरकार के सामने, अगर भारत सरकार के सामने है, तो सीपीसीबी विल वर्क एज ए एडवाइजर टू द गवर्नमेंट कि भाई आप उसको ये कर सकते हैं। अगर ऐसे स्टेट गवर्नमेंट के सामने कोई इशू है, कोई टारगेट है, कोई कोई प्रोजेक्ट है, तो उसको करने के लिए फिर आपका ये एसपीसीबी काम करेगा। उसके बाद क्या हुआ कि 1981 में फिर हमारा दूसरा कानून आया, पानी की बात होगी, फिर एयर की बात हुई कि एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1981। उसमें फिर जो वाटर की थी, ऐसे ही सेम एयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो नेशनल लेवल पे इसको दिया ये। लेकिन यहाँ मैं और कहना चाहूंगा कि इन दोनों एक्ट में स्टेट बोर्ड को काफी ज्यादा जिम्मेदारी थी, दोनों एक्ट में। कि मतलब स्टेट बोर्ड हैव ओनली राइट टू एंटर एनी इंडस्ट्री, एनी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्पेक्ट देम एंड कलेक्ट द डाटा, चेक द रिपोर्ट एंड डाटा एवरीथिंग। तो उनको एक एक्ट में स्पेशल पावर मिली थी राज्य सरकार के जो बोर्ड थे, कि वो किसी भी इंडस्ट्री में जा सकते हैं, वहीं का डाटा ले सकते हैं, सैंपल ले सकते हैं, और अगर उनको लगता है कि वो कंप्लाई नहीं कर रहे जो स्टैंडर्ड बनाए हैं सीपीसीबी ने, तो उनको पनिश कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद फिर 1986 में आया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। मैं एक्ट पे नहीं जाऊंगा, वो एक अलग हिस्ट्री है। तो उसमें फिर सीपीसीबी को भी ये जो राइट थे जो स्टेट के पास थे, क्योंकि हमें एक अम्ब्रेला एक्ट की जरूरत थी जब हमारा भोपाल गैस ट्रेजडी हो गया था, कि जिसमें हजार्ड और बहुत सारी चीजें डालनी थी। इट इज ए जस्ट लाइक ए अम्ब्रेला एक्ट, और इसमें सीपीसीबी को वो सारे राइट दिए गए कि आप किसी भी इंडस्ट्री या कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं, यू कैन पनिश देम। आर्टिकल जो उनका 5 है उनमें उसको राइट दिए कि, और तो इसलिए ये सबसे बड़ी एजेंसी मैं कहूंगा देश की जो काम कर रहे हैं। कुछ और ऑर्गेनाइजेशन जो पुराने, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दे आर वर्किंग ऑन प्लांट्स, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कोलकाता में बहुत ओल्ड डिपार्टमेंट है अंग्रेजों के टाइम का, तो ये दे आर वर्किंग ऑन एनिमल्स, बोथ आर द पार्ट ऑफ। ऐसे ही वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII, दैट इज सिचुएटेड इन देहरादून, दे आर वर्किंग ऑन द वाइल्ड लाइफ, ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट के अंदर आते हैं। ऐसे ही फॉरेस्ट रिसर्च ऑफ इंडिया, इट इज अ वेरी, अब नाउ इट इज अ डीम्ड यूनिवर्सिटी, दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑन द फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ऐसे वर्ल्ड वाइड फंड अभी दिल्ली में भी जो हम WWF की बात कर रहे हैं, ऐसे ही कुछ गवर्नमेंट के साथ साथ, ऐसी गवर्नमेंट की मैं भी बात कर रहा हूँ, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, आज उसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। इट इज आल्सो वर्किंग, मतलब ओवरऑल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज, स्पेशल क्लाइमेट। ऐसे ही हमारा मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सिंग एंड रिजर्वेशन ऑफ गंगा रिवर, तो ये मिनिस्ट्री जो जल मंत्रालय है, ये भी एनवायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ प्राइवेट एनजीओ है, दे आर लॉट ऑफ एनजीओ, पर जैसे कुछ CSC है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट है, या सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एंड सलीम अली
सोसाइटी फॉर एनिमल्स हैं, ESTA है, एनवायरमेंटल सोशल, मतलब इन दिस ऑर्गेनाइजेशन हम आल्सो। और मैं कह सकता हूँ कि विश्व युवक केंद्र भी है, जो अब ये सर्टिफिकेशन कोर्स चला रहे हैं, और मतलब दे आर आल्सो वर्किंग एंड दे आर आल्सो थिंकिंग अबाउट द, तो ये भी इस ऑर्गेनाइजेशन का एक एक्ट है, क्योंकि काम सभी तरीके के होते हैं। Some work is necessary in the laboratory, some work is necessary in the field, some work is necessary by the making a book और डॉक्यूमेंट। आपको सब चीज चाहिए। अगर रिसर्च नहीं होगी तो आप कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप रिसर्च करके और पेपर छाप के रख दिए तो उससे भी कुछ नहीं होगा। आपका रिसर्च होना चाहिए, वो पब्लिश होना चाहिए, वो एक आम भाषा में दुनिया में पहुंचना चाहिए। अब हमने एग्रीकल्चर में या किसानों के लिए कोई रिसर्च किया और वो हमारे किसानों तक ना पहुंचे तो उसका क्या फायदा। ठीक है। तो ऐसे ही ये जो सर्टिफिकेशन कोर्स है जो अटेंड कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आई थिंक इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम। और ये बस कुछ मैंने ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे, और टाइम था। थैंक आई थिंक आई विल ट्राई टू कंप्लीट विद इन, मतलब टिल 7 PM, क्योंकि रोज हम पढ़ाते हैं तो इसमें तो कितना ही हम कर सकते हैं। तो आई थिंक मेरा लेक्चर शायद जो मुझे जिम्मेदारी दी थी, आई विल ट्राई टू कंप्लीट एंड दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। जी जी, थैंक यू सर। सर, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है तो इसलिए हम दो क्वेश्चन टेकअप करेंगे। हम्म। सर, पहला जो क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे सर आपको पता ही है काफी एनजीओ के रिप्रेजेंटेटिव्स भी जुड़े हैं हमारे साथ प्रोग्राम में, तो एक उन्हीं की वेरी तरफ से सवाल है। GEF स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम, वी हैव सबमिटेड अ प्रपोजल फॉर विरुधनगर डिस्ट्रिक्ट विच इज एन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। वो ये जानना चाहते हैं कि एज ऑफ नाउ हाउ मेनी फंड्स आर अवेलेबल फॉर क्लाइमेट चेंज वर्क इन इंडिया, is there any compiled list of funds or project available, reference please if possible? बेसिकली बीइंग ए टीचर, देखिए मैं तो एक प्रोफेसर हूँ, क्योंकि जहाँ तक फंडिंग की बात है, मतलब जो भी एनजीओ है, दे शुड रिसर्च मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। हमारे देश में जो भी फंडिंग है इंडिया में एनवायरमेंट से रिलेटेड, वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज यही करते हैं। वाटर से रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज है। इसके साथ साथ जैसे DST है, DBT है, ये है। लेकिन ऐसे बता पाना कि हाउ मच टोटल अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। और इसमें दूसरा मैं ये भी सजेशन देना चाहूंगा, जो भी साथी ने पूछा बहुत अच्छा है, कि आज की डेट में मतलब आफ्टर द कोविड, और मैं कहना नहीं चाहूंगा, मतलब आई एम नॉट गोइंग इन द पॉलिटिक्स, पर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उन्होंने थोड़ा सा जो गवर्नमेंट एजेंसी फंडिंग करती थी एनवायरमेंट के लिए, रिसर्च के लिए, वो लगभग काफी बंद कर दिया है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग कॉन्फ्रेंस करते थे 13 14 इवन 15 तक, 16 तक पैसे देती थी, 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, लेकिन 16 में उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया। ऐसे कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट हम लोग करते थे 1 से 2 लाख रुपए तक, तो वो है नहीं। लेकिन एक चीज मैंने देखा है कि दे आर सम कॉर्पोरेट ग्रुप्स जो काफी अच्छा कोशिश करने, जैसे HCL है, वो हर साल बहुत अच्छा पैसा देते हैं अगर किसी का काम अच्छा है। तो आप अगर किसी की एनजीओ है, इफ यू हैव 80G and 12 है, तो आप यहाँ CSR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास FCR हैं तो यू आल्सो ट्राई, जो हमने कई सारे फंडिंग एजेंसी आपको बताई है, IUCN, UNEPA, USEPA, और बहुत सारे फोर्ड फाउंडेशन, अलग अलग, मतलब बहुत सारे। अब आप सर्च करेंगे तो मेरा, क्योंकि ऐसा कोई एज सच, मतलब आई हैव नो एज सच एक्सपीरियंस टू ट्राई टू टेक मनी फ्रॉम द कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द प्रोजेक्ट। ठीक है। बट आप, मतलब ये है, मैं जानता हूँ कि आप CSR या गवर्नमेंट से या इंटरनेशनल बॉडी से आप ले सकते हैं, बट यू हैव ए गुड प्रोजेक्ट एंड यू हैव ए प्रॉफिट। ओके। Okay sir, thank you. Sir, last question लेते हैं। Sir, it is about what is the role of international institutions in international environmental law? ओके, देखिए बेसिकली द इनेक्शन या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द लॉ
is मतलब all the international law enacted by their government. जैसे for example our India, ठीक है, India enacted all the law regarding the environment, जैसे मैंने बताया फॉरेस्ट एक्ट, आपका एयर एक्ट, वाटर एक्ट, ये सारा है। तो इन एक्ट के लिए जो ये इंटरनेशनल एजेंसी है, जैसे कि हमारा बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, ओके, तो वाइल्ड लाइफ एक्ट है, इसके एक्ट के जो पर्पस हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको मतलब फुलफिल करने के लिए कुछ एजेंसी हैं। मैं अगर वाइल्ड लाइफ की बात करूं तो जो WWF है वो हमें काफी पैसा देते हैं तो एक्ट के लिए। लेकिन प्रॉपर ये कहना कि भाई इन कानूनों के मतलब वो किसी कानून से नहीं बने हुए कि हमने कोई बनाए, लेकिन हम अगर कोई ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं, क्योंकि जब भी हम क्या है, लॉ एंड पॉलिसी इज जस्ट लाइक ए टूल टू अचीव एनी गोल। भाई आपके पास कोई प्रॉब्लम है, आपको लगता है हमारे टाइगर्स को प्रॉब्लम है, तो आपने उनको पे एक्ट बनाया। इवन बहुत नॉर्मल वे में बात करते हैं कि हमें लगता है वोमेन इशू है, ठीक है, तो हमने वोमेन इशू के लिए कोई एक्ट बना दिया, करप्शन के लिए बना दिया। तो हम अपनी जरूरत के लिए कोई भी स्टेट बनाती है। अब उसकी फंडिंग के लिए, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन में पैसा चाहिए, तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिससे रिलेटेड है, वो उसको फंड करते हैं। और इंटरनेशनल लॉ में इनका मैं कहूँगा काफी सिग्निफिकेंट रोल है। ओवरऑल अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करते हैं, जैसे जस्ट लाइक ए क्लाइमेट चेंज इज नॉट ए लोकल इशू, नॉट ओनली द नेशनल इशू, इट इज ए इंटरनेशनल इशू, ओके। तो IPCC या आप जो ये आपके UN, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये सब काम कर रहे हैं इनको इनको इम्प्रूव करने के लिए और क्लाइमेट को ठीक करने के लिए। और हम अपने यहाँ कानून भी बना रहे हैं कि अब देखो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, आपका रोड एक्ट चेंज हो रहा कि आप डीजल व्हीकल 10 साल से पुराने नहीं चला सकते, ठीक है, ये पॉलिसी आई ना हमारे यहाँ, पेट्रोल का 15 साल से ज्यादा नहीं चला सकते। तो इंटरनेशनली भी जो फ्रेमवर्क बने, उसको कहीं ना कहीं हम अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं। और कुछ एजेंसीज हैं जो उनको क्या कहते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं बाय द फाइनेंस, इंक्लूडिंग विश्व मतलब वर्ल्ड बैंक और ये सब। थैंक यू सो मच सर कि आपने क्वेश्चंस को आंसर किया और अपने सेशन को इतने अच्छे से चलाया। सर आई डोंट नो आपने चैट बॉक्स देखा, बट काफी लोगों ने काफी अच्छा बताया है सेशन को, एंड दे हैव थैंक्ड यू फॉर थैंक यू। एक्सप्लेनिंग, क्योंकि लॉज यूजुअली इतने इजी नहीं होते हैं समझने के लिए, इट इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड समटाइम्स, बट आपने इतने इजी तरीके से समझाया हमें। और सर एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपनी PPT हमारे साथ शेयर करिएगा, तो हम पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर करना चाहेंगे। नहीं, चलो मैं इनको थोड़ा और बेहतर बना के मैं आपको शेयर करूंगा। ये तो मैंने श्योर अभी सर। आधे घंटे पहले में ही नहीं कोई बना रहा था, मतलब आई हैव नो टाइम। तो दिल में बात हुआ था कि कहीं मतलब आई वॉज नॉट फिजिबल टू गिव दिस लेक्चर, तो लेकिन टॉपिक था तो अब मतलब रियली आई एम वेरी हैप्पी कि इफ पार्टिसिपेंट अप्रिशिएट माय लेक्चर एंड यू आल्सो। तो थैंक यू वेरी मच, मैं शेयर कर दूंगा इसके लिए। थैंक यू सो मच ओके, सर। सर थैंक मैं यू अजीत जी। ऑफिशियल वोट ऑफ थैंक्स के लिए अजीत सर को इनवाइट करना चाहूंगी सर। जी ओके। जी 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 जी। सर बहुत बहुत आपका, मुझे लग रहा है आवाज तो सुनाई दे रही होगी सर, कम से कम चेहरा नहीं दिखाई दे रहा तो। आ आवाज रही है सुन रही है सर। अजीत जी? जी। और हम लोग जब बात हुई थी, मैं आपको पानी पड़ रहा है, नागपुर के सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी सारा कुछ बंद, पूरा लबाल पानी भरा हुआ है। पोपेट का उपवास सर, इसी वजह से बिल्कुल उनका फोन भी आया कि हम कॉल नहीं इवन रिसीव कर पा रहे हैं, नेट तो बहुत मुश्किल है। इस परिस्थिति में सर आपने जिस हिसाब से एक तो अपना प्रेजेंटेशन हमें दिया कि ये जितने लॉ बने हुए हैं, नेशनल इंटरनेशनल एजेंसी की बात है, इसमें अपनी तरफ से कुछ कहने की बात नहीं है, लेकिन आपने इतना कायदे से फ्रेम करके एक जगह पे सारी सूचनाओं को हमारे बीच में साझा किया है। और बीच बीच में मैं अगर मैं बात करूं सर, हमारे बहुत पार्टिसिपेंट्स के इस तरह के वो आते थे कि इस तरह के कौन सी एजेंसी है, ऐसी कौन सी एजेंसी है। और इसीलिए मुझे लग रहा है इन लोगों को एक जगह इकट्ठा इस तरह के नेशनल इंटरनेशनल एजेंसीज वगैरह का इंफॉर्मेशन मिल पाना, ये शायद वो गूगल बाबा कर सकते थे, जो आपने इनके लिए काम आसान कर दिया।
तो एक तो आपका बहुत बहुत आभार सर, आपने समय निकाला। हम जानते हैं आप बहुत व्यस्त, हमेशा प्रोफेसर्स और टीचर्स के लिए सर तो दिन में फोन करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि क्लास में कभी एग्जाम में ये सब चीजें, लेकिन आपने हमारे इस पार्टिसिपेंट्स के बीच में ये समझा अपना कर्तव्य कि हमें बीइंग अ टीचर प्रोफेसर आपको अपनी जो आपके पास ज्ञान है वो शेयर करना चाहिए। आपने शेयर किया। हम वाकई आपके ऋणी हैं, आभारी हैं, आपने समय निकाला। मैं पोपट राव पवार सर का भी सर विश्व केंद्र और अपने पार्टिसिपेंट्स की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बहुत कोशिश की, कई बार कई जगह से, और उनको एक बार फिर हम बुलाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है अगर आगे वाले सेशन में लक्ष्मण सर है, आप है और पवार सर, तो थोड़े थोड़े समय में इसको हम देखेंगे कैसे इसको बात करके। तो मैं इसी के साथ सर कि आप ऐसे ही, मुझे उम्मीद है, हमें हमेशा सहयोग देते रहेंगे, हमारे पार्टिसिपेंट्स का, और हमारा ज्ञान वर्धन करते रहेंगे। इसी के साथ शुभकामनाओं के साथ अपने पार्टिसिपेंट्स का जो अभी तक जुड़े हुए हैं 2 घंटे के बाद, बिल्कुल अपने, ये वो पार्टिसिपेंट्स हैं सर जो एक नोट के पीने वाले हैं, जो वाकई इस ज्ञान को फिर आगे ले जाकर कुछ करना और इस तरह का जज्बा रखते हैं। मैं सभी को, अपने टीम के भी सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो अपना कीमती समय निकालकर यहाँ हमारे इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी, धन्यवाद, नमस्कार जी, शुभ रात्रि, सभी पार्टिसिपेंट को भी नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। थैंक यू सर।